प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम देखिए बच्चों, कक्षा 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 16 करेंगे। चैप्टर नंबर 16 का सॉल्यूशन हम करेंगे बच्चों। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 7 का नाम है जल एक बहुमूल्य संसाधन। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। देखिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य है, ये बताइए। देखिए बच्चों, पहला वक्तव्य है भौम जल विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है। भौम जल विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। ख भाग देखिए, जल की कमी की समस्या का समाधान केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? असत्य आएगा। जरूरी नहीं कि ग्रामीण इलाके के लोग ही करें। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। ये भी असत्य है बच्चों। जरूरी नहीं होता कि नदियों के जल से ही सिंचाई हो। भौम जल से भी सिंचाई हो सकती है और वर्षा के जल से भी सिंचाई हो सकती है। वर्षा जल का चरम स्रोत है, ये बच्चों सत्य है। चरम स्रोत है, अच्छा स्रोत है, तो ये सत्य है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, समझाइए कि भौम जल की पुनःपूर्ति किस प्रकार होती है। नदियों और तालाबों आदि जल स्रोतों का जल मृदा में से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों पर भर जाता है। इसे अंतस्पंदन कहते हैं। इस प्रक्रम द्वारा भौम जल की पुनःपूर्ति होती रहती है बच्चों। किसी गली में 50 घर हैं जिनके लिए 10 नलकूप अथवा ट्यूबवेल लगाए गए हैं। भौम जल स्तर पर इसका दीर्घावधि प्रभाव क्या होगा? देखिए बच्चों, इसका आंसर नलकूप भूमिगत जल को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। यदि 10 नलकूप अपना कार्य करते हैं तो भूमिगत जल की मात्रा तेजी से घटती जाती है, जिसके कारण भौम जल स्तर निरंतर नीचे गिरता चला जाता है। लंबे समय तक इस प्रक्रिया के चलने से भूमिगत जल के स्रोतों में जल की भारी कमी हो सकती है और ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि ट्यूबवेलों को बाहर निकालने के लिए जल ही न मिले बच्चों। तो लंबे समय में ऐसा ही होता है, जल की कमी हो जाती है। प्रश्न 4 देखिए, मान लीजिए आपको किसी बगीचे का रखरखाव करने की जिम्मेदारी दी जाती है। आप जल का सदुपयोग करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? तो क्या कदम उठाएंगे बच्चों? किसी बगीचे के रखरखाव में जल का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। जल की कमी से कम मात्रा उपयोग में हेतु निम्नलिखित उपायों की ओर ध्यान दिया जाना उचित है। तो बच्चों क्या क्या हमें करेंगे? देखिए, बगीचे में ड्रिप सिंचाई प्रणाली को अपनाकर जल की बचत की जा सकती है। ये एक ऐसी सिंचाई प्रणाली है जिसमें नलिकाओं का जाल बिछा दिया जाता है खेत में और हर नलिका को कई हिस्सों में बांट दिया जाता है और जो पानी है बच्चों, हर पौधे की जड़ के नज़दीक बूंद बूंद करके गिरता रहता है। बूंद बूंद करके गिरता है। इसमें पानी की काफ़ी बचत हो जाती है और पौधों को उचित पानी दिया जा सकता है, समय पर दिया जा सकता है, उचित दिया जा सकता है। ज़्यादा न तो कम मिलता न ज़्यादा मिलता, सही मात्रा में उनको पानी मिल जाता है इस विधि से। जल के अभाव में बगीचे की सिंचाई फुहारा विधि से करना विवेकपूर्ण रहेगा। ये विधि भी अच्छी है, फुहारा विधि। तो इसमें भी जाल बिछा दिया जाता है, लेकिन इसमें जड़ों की बजाय फुहारा चलता है। सभी पौधों के ऊपर फुहारा चलता है पानी का। जल के पाइपों की लीकेज को रोककर जल की बचत की जा सकती है। वर्षा जल संग्रहण के लिए बगीचे में गड्ढे खोदे जा सकते हैं। तो गड्ढे खोदकर वर्षा के जल को एकत्रित किया जा सकता है। बगीचे में ऐसे ही पौधे उगाए जाएं जिनको कम जल की आवश्यकता पड़े। तो ऐसी फसल उगाएं, ऐसे पौधे उगाएं
जिनको कम जल की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 5 देखिए, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा है उद्योगों की बढ़ती संख्या, कृषि क्रियाओं में बढ़ोतरी के साथ साथ जल की अधिक खपत, जल संरक्षण की तरफ ध्यान न देना। तो बच्चों ये थे कुछ उपाय, कुछ कारण जिसकी वजह से जल स्तर नीचे चला जाता है या भौम जल में कमी आ जाती है। रिक्त स्थानों की उचित शब्द भरकर पूर्ति कीजिए। भौम जल प्राप्त करने के लिए खाली स्थान तथा खाली स्थान का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है बच्चों? कुएं और नलकूपों का इसमें प्रयोग होता है भौम जल के लिए। आगे देखिए दूसरा ख में, जल की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस हैं। कौन कौन सी है? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस है। भूमि की जल धारण अक्षमता, जल धारण करने वाली परत खाली स्थान कहलाती है। तो बच्चों भूमि की जल धारण करने वाली परत क्या कहलाती है? जलभर। क्या कहलाती है? जलभर कहलाती है। भूमि जल के अंतःस्रवण के प्रक्रम को अंतःस्पंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्पंदन आ जाएगा इसमें बच्चों। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? औद्योगिकरण में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, अत्यधिक वर्षा और जल संसाधनों का कुप्रबंधन। तो क्या आएगा बच्चों इसका आंसर? ये आएगा अत्यधिक वर्षा। गए पार्ट आएगा इसका। सही विकल्प का चयन कीजिए। विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है। भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है। उसके बाद है गए, विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत रहती है। तो सही आंसर आएगा गए इसका। विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है। भौम जल स्तर को दिखाते हुए एक चित्र बनाइए और उसे चिह्नित भी कीजिए। तो देखिए बच्चों ये है चित्र। देखिए बादल बरसते हैं, पानी नीचे आ जाता है, पानी की पुनः पूर्ति हो जाती है और ये लगा दिया हैंडपंप जो पानी निकालेगा, जिससे पानी के स्तर में कमी आ जाएगी, जल स्तर में कमी आती है। लेकिन जैसे जैसे बारिश होती है तो भौम जल स्तर बढ़ता चला जाता है। नदियों और झीलों के माध्यम से भी भौम जल स्तर बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह का आप ये चित्र बनाएंगे बच्चों। तो देख सकते हैं चित्र, ये भौम जल स्तर है। देखिए जल भराव क्षेत्र, ये भौम जल है। तो बच्चों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने प्रश्न उत्तर किए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।